स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले। लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी? अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को। बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसी बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वहां चुप रहना। जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे। माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह, कितना हैंडसम है। काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा, जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी। उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए। वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है। ऑफिस कब जाना है? कौन से ऑफिस में? मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर? मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ। सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना। तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि। स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो, मेरी पत्नी हो तुम, जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज मत जाओ। चुप रहो गंवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, बनाने जाए मेरी जूती। इतना घमंड, जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर, माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है, 5वीं पास। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ माँ।
बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था, तू संवारेगी तो संवर जाएगा। तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है, तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो, मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ। जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी। अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ जाओ, 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी, इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर, खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को। पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की, मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपाकर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहां उसका नशेड़ी पति कहता है,
अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दें, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया, और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू। अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी।
अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं।